Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about caste census in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. सबसे पहले समझते हैं सेंसस क्या होती है। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, इट इज़ एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो सेंसस करा करके हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है और बाकी सारे डेमोग्राफिक डिटेल्स, कितनी लिटरेसी रेट है, हेल्थ का क्या स्टेटस है, सेक्स रेशियो क्या है, वो सब हम लोग पता करते हैं। तो एज आई सेड, सेंसस प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी एंड ऑल। पहला फुल फ्लेजेड या सिंक्रोनस सेंसस कराया गया था 1881 में बाय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम WC प्लाउडेन। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उसके बाद से 1881 के बाद से हर 10 साल पे सेंसस कराए जा रहे हैं इन अनइंटरप्टेड फैशन। आज़ादी के बाद सेंसस के लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ला दिया गया और वो कानून था सेंसस एक्ट ऑफ 1948, जिसके बेसिस पे हर 10 साल पे सेंसस कराया जाता है। तो पहला सेंसस आज़ादी के बाद 1951 में हुआ और लाइक वाइज 1961 एंड ऑल। तो आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था और 2021 का सेंसस अभी चल रहा है। द डाटा इज़ येट टू बी कंप्लीटेड। अगर सेंसस की बात की जाए तो इट इज़ कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों कास्ट सेंसस की बात चल रही है हमारे देश में बहुत ज़्यादा। क्योंकि बिहार से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि इस बार का जो सेंसस है उसमें कास्ट वाइज सेंसस का जो डाटा है वो पब्लिकली रिलीज़ किया जाए। इसको लेकर के बिहार के कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, प्रपोज़ किया है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। तो इसी तरीके का एक प्रोविज़न या आप समझिए रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी भारत सरकार के लिए दिया है कि जब इस बार 2021 का सेंसस कराया जाए तो ओबीसीज़ का जो पॉपुलेशन है और अलग अलग तरह के जो ओबीसीज़ हैं, कितने तरह के ओबीसीज़ हैं, उनकी क्या क्या पॉपुलेशन है, उनका क्या इकोनॉमिक या एजुकेशनल स्टेटस है, उसकी डाटा अलग से पब्लिश की जाए। तो मुद्दा ये है कि सेंसस में तो जनरली जनगणना होती है, लेकिन कास्ट वाइज नहीं बताया जाता कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस कास्ट के इतने लोग हैं, इनका ये लिटरेसी रेट है, ये बताया नहीं जाता पब्लिक को। लेकिन इस बार बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ रूलिंग में है वो इस तरह का डिमांड कर रही है कि ये डाटा, कास्ट वाइज डाटा भी पब्लिक किया जाए। इस तरह का एक रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने ओबीसीज़ के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। क्यों ये डिमांड किया जा रहा है? वाई सच डिमांड्स आर बीइंग मेड? क्योंकि माना जा रहा है कि जब तक कास्ट वाइज हमें डाटा नहीं पता चलेगा तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस कास्ट के लोगों की क्या इकोनॉमिक लिटरेसी, एजुकेशनल स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, और फिर उस हिसाब से सही पॉलिसी हम नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप ओबीसीज़ के लिए, आपको पता है ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया एज पर रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज़ इन 1979 इटसेल्फ। लेकिन मंडल कमीशन ने जब बताया कि ओबीसीज़ को 27% के आसपास रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि देयर पॉपुलेशन इज समवेयर क्लोज टू 52% इन अ कंट्री। लेकिन ये जो 52% मंडल कमीशन ने जो फिगर्स दिया था, दैट वाज एन एस्टिमेटेड फिगर। ये 52% को अभी तक सब्सटेंशिएट नहीं किया गया है थ्रू एनी सेंसस। तो इस कारण से ज़रूरत है कि इस 52% का जो डाटा इसको सब्सटेंशिएट किया जाए और इसके लिए कास्ट सेंसस पब्लिश किया जाए। तो इसके लिए देयर हैव बीन डिमांड्स कि वी नीड टू हैव सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस रादर दैन जस्ट सेंसस इन आवर कंट्री। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड इस पे क्या है? भारत सरकार हमेशा से कहती रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करके और उसका डाटा हम पब्लिकली रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि इट में लीड टू सम सोशल डिसहार्मनी, सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दो कम्युनिटी के बीच में, एंड इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्ट लेस सोसाइटी। सो दैट इज़ हाउ, अगर 1931 तक आप देखें तो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब तक कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाता था हमारे देश में और डाटा भी रिलीज़ किया जाता था पब्लिकली। लेकिन उसके बाद से कास्ट बेस्ड सेंसस करके और उसका डाटा पब्लिकली रिलीज़ करना हमने बंद कर दिया है बिकॉज इट में हैम्पर आवर सोशल हार्मनी। 2010 में, जो अगर 2011 वाले सेंसस की बात की जाए तो 2011 वाले सेंसस से पहले 2010 में उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे वीरप्पा मोइली।
उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिख करके कहा था कि दिस टाइम इन आवर सेंसस वी शुड कलेक्ट कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड डाटा। और इसके बाद 2011 वाले सेंसस में कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड डाटा भी कलेक्ट किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सो 2011 वाला जो सेंसस था दैट वाज नोन एज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, क्योंकि उसमें कास्ट और कम्युनिटी रिलेटेड डाटा कवर किया गया था। अगर कास्ट बेस्ड डाटा की बात की जाए तो SECC जो 2011 वाला सेंसस था, इसको कंडक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इन रूरल एरियाज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन इन अर्बन एरिया ने, और SECC का डाटा पब्लिश किया गया था। लेकिन अब ध्यान से इस बात को समझिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो सकता है अभी कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कास्ट सेंसस हुआ नहीं है और 2021 में कास्ट सेंसस का डिमांड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि 2011 वाला जो सेंसस था उसको हम लोग सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं, क्योंकि उसमें कास्ट की काउंटिंग हुई थी, कास्ट वाइज काउंटिंग हुई थी। तो ये क्या मामला है समझिए, 2011 में कास्ट रिलेटेड डाटा कलेक्ट जरूर किया गया था कि अलग अलग कास्ट के कितने लोग हैं, कितनी उनकी एजुकेशनल या लिटरेसी लेवल है, बट द डाटा वाज नॉट मेड पब्लिक। इस बार डिमांड है कि कास्ट बेस्ड सेंसस तो किया ही जाए, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो किया ही जाए, एंड द डाटा शुड बी मेड पब्लिक, सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज ऑलरेडी कंडक्टेड इन 2011 और सोशो इकोनॉमिक डाटा पब्लिश किया गया। फॉर एग्जांपल कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर है, कार है, लैंडलाइन फ़ोन है, या 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होल्ड करते हैं। तो यही सब बेसिस है EWS का क्राइटेरिया या सर्टिफिकेशन का। तो 2011 वाला सेंसस में सोशो इकोनॉमिक डाटा भी कलेक्ट किया गया और इस डाटा को पब्लिक किया गया। कास्ट डाटा भी कलेक्ट किया गया था 2011 में, बट दैट वाज नॉट मेड पब्लिक कि कास्ट वाइज अलग अलग कम्युनिटी के लोग कितना रिच हैं, कितना पुअर हैं। इस बार जो डिमांड है वो ये नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाए, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो कराया हमने 2011 में भी। इस बार डाटा ये है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो कास्ट वाला डाटा है इसको पब्लिक किया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम स्कीम्स को बेहतर तरीके से टारगेट कर पाएंगे, और जो परिवार गरीब हैं और कास्ट वाइज जो भी स्कीम्स हैं, कई सारे वेलफेयर स्कीम्स जो हैं या बेनिफिट्स जो हैं वो कास्ट वाइज भी दिए जाते हैं, उसमें भी बेहतर टारगेटिंग हो पाएगी कि इस कास्ट में भी ये सब कास्ट ज़्यादा पिछड़ा है तो इसको बेहतर प्रोविजंस मिलने चाहिए। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिमांड ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अभी अगर आप 2011 के बाद से देखें तो पोवर्टी लाइन इज़ नाउ नॉट टेकन एज ए क्राइटेरिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ government welfare schemes. Now this socio-economic caste census data are being taken as basis for implementation of government welfare schemes. अभी इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है इसी के बेसिस पे इंक्लूजन या एक्सक्लूजन डिसाइड होता है। अगर कोई भी परिवार में ये सब चीज़ें हैं तो वो किसी भी वेलफेयर स्कीम से अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है, ये नहीं है तो फिर वो वेलफेयर स्कीम्स में उसको इंक्लूजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अरुणोदय स्कीम ऑफ असम की बातचीत की जाए तो इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि 4 व्हीलर्स हों या 4 बीघा ज़मीन हो किसी परिवार में, फिर उसको अरुणोदय स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी कि कास्ट वाइज क्या क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है अलग अलग कम्युनिटी का, ये डाटा 2011 में भी कलेक्ट किया गया था। 2021 के सेंसस से बस ये डिमांड है कि इस डाटा को पब्लिक किया जाए। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या निकाला जाता है डाटा, सोशल और इकोनॉमिक डाटा निकाला जाता है कि किस परिवार में क्या क्या चीज़ें हैं, कास्ट डाटा निकाला जाता है। सोशो इकोनॉमिक डाटा पब्लिक किया जाता है, कास्ट डाटा पब्लिक नहीं किया जाता है। सोशो इकोनॉमिक डाटा के बेसिस पे ही आजकल सरकार वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है। वेलफेयर स्कीम्स में कौन कौन लोग उसमें इंक्लूड होंगे, कौन कौन लोग एक्सक्लूड होंगे, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो बहुत सारे स्कीम्स में ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली लोगों को वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता है ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। फॉर एग्जांपल अगर मोटराइज्ड व्हीकल्स हो उनके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो, मैकेनाइज 3 या 4 व्हीलर हो, किसान क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट 50,000 से ऊपर हो, हाउस होल्ड मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, हाउस होल्ड विथ नॉन एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड अर्निंग मोर देन ₹10,000। इस तरह के कई सारे प्रोविजन हैं, सबको रटना नहीं है, जिसमें ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको इंक्लूजन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में देयर आर सम प्रोविजंस या क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड्स विदाउट शेल्टर, डेस्टिट्यूट, लिविंग ऑन आर्म्स, मैनुअल स्कैवेंजर
टीनेजर, फैमिलीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर्स, ये सब हों तो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम में पोवर्टी लाइन हैज़ बिकम रिडंडेंट। पोवर्टी लाइन के बेसिस पे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे, उसके भी सोशो इकोनॉमिक डाटा पे। सोशो इकोनॉमिक डाटा के बेसिस पे ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन या ऑटोमेटिक इंक्लूजन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। What is the demand for census 2021? The demand is not to conduct socio-economic caste census because it was already conducted in 2011. The demand is to make this data public. The demand this time is to make the census data, caste-based census data public. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टर्की renamed as Turkey. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 international developments point of view, GS paper 2 international developments point of view. It is more important from prelims perspective. देखिए, टर्की का नाम बदल करके टर्की कर दिया गया है और इसको यूनाइटेड नेशन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यूएन एक्सेप्टेंस के साथ ही और ये नाम बदलना का जो प्रोसेस है, इसके साथ ही अब बाकी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, दे विल आल्सो बी इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सेप्टिंग द चेंज्ड नेम ऑफ टर्की। क्यों टर्की ने अपना नाम बदला है वो भी ज़रा समझिए। टर्की का प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्दोगन, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था दिसंबर 2021 में, जिनमें उन्होंने कहा था कि टर्की जो है हमारे देश के रियल कल्चर सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इट्स बेटर टर्की, द 3 syllable टर्की represents the culture, civilizational values of our country in best way, and that is why our country should be better named as Turkey. अभी सॉरी ये भी देख लीजिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये भी देख लीजिए कि हाल फिलहाल में कौन कौन से देशों ने अपना अपना नाम बदला है। तो फॉर एग्जांपल 2020 में नेदरलैंड ने अपना जो दूसरा नाम था हॉलैंड, उसको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। पहले नेदरलैंड को हॉलैंड नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल के नॉर्थ मैसेडोनिया रख दिया है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व और अवॉइड एनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट विथ ग्रीस। एक बार जरा देखिए, ये भी पढ़िए। ऑल द नेम ऑफ टर्की एंड टर्की आर प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट सिमिलरली, द लेटर फीचर्स विथ अ 3rd syllable which is pronounced something like ये टर्की। The next article is about eco-sensitive zones and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. क्या होते हैं इको सेंसिटिव जोन, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटली फ्रजाइल एरिया जो होता है, इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया होता है, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आसपास के रीजन्स को इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर किया जा सकता है ताकि इस रीजन को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। अब ध्यान से देखिए, ये है नेशनल पार्क, ये है नेशनल पार्क। तो सीधा सीधा नेशनल पार्क के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इससे एडजेसेंटली आप रोड, बिल्डिंग, हाईवेज बनाएंगे तो उसका असर नेशनल पार्क पे भी पड़ेगा, नेशनल पार्क के जानवरों पे भी पड़ेगा। तो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कुछ एरियाज़ को हम लोग एक बफर जोन की तरह डेवलप करते हैं जिसका नाम है इको सेंसिटिव जोन, जहाँ पे कई सारे इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ बैन होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द कोर एरिया एंड इको सेंसिटिव जोन और एंड डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द कोर एरिया, जो इको सेंसिटिव जोन हो सकता है वो कहीं पे 100 मीटर्स तक हो सकता है और ये कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर्स तक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट है दैट वाज ब्रॉट एज पर Environment Protection Act 1986 and it is notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस तक इको सेंसिटिव जोन होगा, 100 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, दैट इज़ नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है ताकि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इस तरह के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनके आसपास में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इन एरियाज़ की सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। वे करंट न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक स्टेट ऑर्डर रिलीज करते हुए कहा है कि कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड इको सेंसिटिव जोन बनाना मैंडेटरी है और वो इको सेंसिटिव जोन मिनिमम 1 किलोमीटर का होना चाहिए। तो मुद्दा ये है, बस चेंजेज ये लाए हैं। पहले इको सेंसिटिव जोन 100 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद, इस डायरेक्टिव के बाद, अब किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड मिनिमम 1 किलोमीटर का और मैक्सिमम 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट
color of Neptune and Uranus, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखो, इस तरह के आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं एक्सप्लेनर सेक्शन में या एवरीडे टेक्नोलॉजी सेक्शन में, ये आपको देख करके उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता है, लेकिन एपीएससी या यूपीएससी वालों ने पिछले कुछ एग्जाम्स में यहाँ से भी सवाल उठाए, इसलिए हमें इनको कवर करते रहना चाहिए. देखिए, यूरेनस और नेपट्यून की बात की गई है इस आर्टिकल में. बोथ आर हैविंग सिमिलर मास, साइज या एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, यानी कि उनका एटमॉस्फेयर भी मोर और लेस एक ही जैसा है. येट अगर आप नेपट्यून को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड वाला ब्लू कलर में दिखता है, जबकि यूरेनस जो है वो काफ़ी पेल दिखता है, ठीक है, लाइट दिखता है, विथ सिमिलर वेवलेंथ ऑफ लाइट. सेम तरह की लाइट के बावजूद भी नेपट्यून अलग दिखता है, यूरेनस अलग दिखता है, जबकि उनका मास, कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का सब एक है. क्या अंतर है, क्या कारण है? बिहाइंड डिफरेंट साइट विथ द सेम वेवलेंथ. तो एक ही मेन अंतर है, वो ये है कि देयर इज ए लॉट ऑफ हेज अराउंड यूरेनस. तो because of a lot of haze माने fine dust, smoke, light vapor, because of a lot of haze around Uranus looks like this, while Neptune looks in a dark blue color. Uranus stagnant, sluggish atmosphere makes it appear little lighter tone. If there is no haze, that is no fine dust, smoke or light vapor in the atmosphere of Neptune and Uranus, both would appear almost equally blue as the result of blue light being scattered in their atmosphere. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 6 एयरबैग्स बीइंग मेड मैंडेटरी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मेंस में मुझे नहीं लगता ये आपसे पूछा जाएगा. तो देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने पैसेंजर व्हीकल्स के लिए एक नया नॉर्म लाया, जिसके हिसाब से 6 एयरबैग मैंडेटरी हो गए. 6 एयरबैग्स, 2 आगे इस तरह से होने चाहिए, एक यहाँ ड्राइवर के रियर साइड में होना चाहिए, 2 इस तरह से होने चाहिए, और पीछे वाले सीट्स पे भी 2 एयर बैग्स होने चाहिए. तो इस तरीके से 6 एयर बैग्स हैव बीन मेड मैंडेटरी. अभी मारुति सुजुकी जो हमारे देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मानी जाती है, उसने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इस प्रपोजल को प्लीज़ रिव्यू किया जाए, क्योंकि इस प्रपोजल के बाद जो कार की कॉस्टिंग है वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी और जिसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे. ठीक है, तो अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है. लेकिन अब चूँकि एयर बैग्स यूज़ में आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एयर बैग्स का क्या फ़ायदा है, किस तरीके से एयर बैग जो हैं वो हमें एक्सीडेंट के टाइम में फैटल इंजरीज होने से बचाते हैं. तो एयर बैग्स को अगर आप देखिए, दे आर ऑफ कोर्स सॉफ्ट बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो दे एयर बैग सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन. ऑफ कोर्स जो आपका थर्ड से आप टकराते इस स्टीयरिंग से, वो इम्पैक्ट को वो कम कर देता है. तो बाय कीपिंग द ऑक्यूपेंट फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, फ्रंट ग्लास, इन सब से बचा लेता है वो. ठीक है, लेकिन उसमें भी खासियत क्या है, देखो, अभी विदाउट एयर बैग देयर कुड हैव बीन डायरेक्ट कोलिजन एंड दैट वुड हैव बीन अ हार्ड कोलिजन. लेकिन एयर बैग के साथ क्या होता है कि एक तो सॉफ्ट कोलिजन होता है और लार्जर स्पेस में, लार्जर एरियाज में वो कोलिजन जो है वो स्प्रेड होता था, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है. प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट. तो एरिया चूँकि लार्ज हो गया, इसलिए प्रेशर कम लगता है, और प्रेशर कम लगने के कारण फिर इम्पैक्ट भी कम हो जाता है. भारत सरकार ने क्या कंडीशंस लाए हैं, M1 टाइप के व्हीकल्स के लिए 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिया. M1 टाइप व्हीकल्स आर दोज मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कंप्राइजिंग नॉट मोर देन 8 सीट्स. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. यूएनएससी रिजोल्यूशन नंबर 1540, इट वाज रिसेंटली अडॉप्टेड बाय यूएनएससी. दिस इज रॉन्ग, इट वाज अडॉप्टेड इन 2004. It mandates all states shall refrain from providing any form of support to non-state actors that attempt to deliver, use nuclear, chemical weapons, but not biological weapons. This is also wrong. Correct answer is option D. Jagannath Puri temple is also known as White Pagoda. ठीक है. Konark temple of Orissa is one of the 4 dham sacred for Hindu pilgrims. This is wrong. So the correct answer is option A. On International Liquid Mirror Telescope commissioned in Devasthal, it is made up of reflective liquid and will be used for observing celestial bodies. Absolutely correct. Second statement is wrong. It is not second, but in fact first liquid mirror telescope in the world. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.